एक ऐसा मुल्क जिसने आज़ादी की लड़ाई तो एक साथ लड़ी, लड़ाई भी ऐसी जिसमें कई माँ ने अपने बेटे को खोया, कई बहनों ने अपने भाई को खोया और कई स्त्रियों ने अपने मांग के सिंदूर को खोया। आज़ादी की लड़ाई तो सभी ने तन मन और देश के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ लड़ी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद क्या कुछ हुआ, इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवांशु चौधरी और आप देख रहे हैं यूएसडी न्यूज़। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान विभाजन के विषय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1118 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्तोपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, बाद में जमहूरिया ए पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय संघ, बाद में भारत गणराज्य की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन, जो कि अब श्रीलंका है, और बर्मा, जो अभी म्यांमार है, इसे भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान भी स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हिंसा में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ 45 लाख शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट कर रखा। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदायों के नेता में होड़ लगने लगी। सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगें रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत के विधानसभा ने भी यह मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वह दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग है। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में, ऐसे दो राष्ट्रों को साथ बांध कर रखने से असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होना तय है। हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद है। 1947 में इलाहाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर दो हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान।
कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना भी चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया। मेरी पूरी आत्मा इस विचार से विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान है। बहुत सालों तक गांधी जी और उनके अनुयायियों की कोशिश की मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर ना जाएं, और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गरम दलों के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल भी हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। अब आपको बताते हैं कि विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, किस प्रक्रिया पे विभाजन किया गया। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन की वकील सर सिरिल रैडल्फ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे, जिनके राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दे दी गई कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। अब दोस्तों आपको बताएंगे कि संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से हुआ। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच आधा आधा बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचने लगी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया गया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 11 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारतीय सरकार को पाकिस्तान सरकार को 44 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को इस काम में उनकी हत्या करने का एक कारण बताया। अब बताते हैं दोस्तों कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था, उस समय दंगा फसाद जो हुए उसके विषय पर आपको बताते हैं। बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं था। फलस्वरूप दंगा और फसाद हुआ और बहुत से लोगों की जानें गई और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए। कुछ दंगों में तो कुछ यात्रियों भी मुश्किल से बच के भागे और कुछ ने तो बहुत सी मारे खाई। आलोचकों का मत यह है कि आज़ादी के समय हुए नरसंहार व अशांति के लिए अंग्रेज़ों द्वारा समय पूर्व सत्ता हस्तांतरण करने की शीघ्रता व तात्कालिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता उत्तरदायी थी। अब दोस्तों आपको बताते हैं भारत पाकिस्तान के बीच जन स्थानांतरण किस तरीके से हुआ। विभाजन के बाद कई महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बलात् बेघर कर दिया गया।
लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकते हैं। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1,45,00,000 लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिमी मुख्यतः पंजाब में हुआ। अब दोस्तों बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विभाजन के विषय पर। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवाद शासन को खत्म करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिसके साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को दूरगामी परिणाम से जोड़ना था। भारत का यह विभाजन 18वीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजन में से एक है। प्रायः अधिकांश विभाजनों में जिस तरह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जितनी हिंसा हुई, उससे कहीं अधिक हिंसा इस विभाजन में हुई। साम्राज्यशाही ब्रिटेन द्वारा किया गया भारत का यह विभाजन उसके द्वारा किए गए 4 विभाजनों में से एक है। उसने आयरलैंड, फिलिस्तीन और साइप्रस के भी विभाजन कराए। उसने इन विभाजनों का कारण यह भी बताया कि अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, जबकि इन विभाजनों के पीछे केवल धार्मिक और नस्ली कारण नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के सामरिक और राजनीतिक हित भी शामिल थे, जिनके आधार पर समझौतों के समय उसने अपनी रणनीति बनाई और चालें चलकर विभाजन कराए। वस्तुतः ब्रिटेन की इन्हीं चालों की वजह से ये चारों विभाजन हुए। अब बताते हैं आपको कि भारत और पाकिस्तान विभाजन में साहित्य और सिनेमा का क्या रोल रहा। भारत के विभाजन और उसके साथ हुए दंगे फसाद पर कई लेखकों ने उपन्यास और कहानियाँ लिखी है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। झूठा सच, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। तमस, जो कि भीष्म सहनी के द्वारा लिखा गया है। पिंजर, अमृत प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। पिंजरे को फिल्म और तमस के प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में रूपांतरित किया गया है। इसके अलावा गर्म हवा, दीप महता की अर्थ ज़मीन, कमल हसन की हे राम भी भारत के विभाजन पर आधारित है। तो दोस्तों रखते हैं आज इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए और एक इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। अभी जो आपने इस क्लिप को देखा वह हमारे पिछले वीडियो का है, जिसमें मैंने गलती से कुछ अपशब्दों का प्रयोग करा था, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। धन्यवाद।